नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बात वहां की करूंगा जहां से मैं लौट कर आया। जो जो 2 दिन मैंने टहला घूमा। एक तो जहां से 5वें चरण में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रवेश करने जा रहा है, बाराबंकी। बाराबंकी में क्या जातियों में टूटन है और वो समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसे लेकर एक नैरेटिव गढ़ा गया। वो नैरेटिव कितना सही है और कितना गलत है उस पर हम लोग बात करेंगे। और क्यों जरूरी है बात करना, वो इसलिए क्योंकि वहां का जो समीकरण है वो बहराइच को भी प्रभावित करेगा, बलरामपुर को भी प्रभावित करेगा, श्रावस्ती को भी प्रभावित करेगा, गोंडा को भी प्रभावित करेगा। फिर आप गोंडा से आगे निकलिएगा तो बस्ती और सिद्धार्थनगर, और फिर आप निकलते चले जाइए संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, ये और फिर आप गाजीपुर तक चले जाइए। तो यहां जो समीकरण है वो समीकरण 5 से शुरू होगा और 7वें चरण तक प्रभावित करेगा। इसलिए इसे जानना समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये, दूसरा एक नया ट्रेंड निकल कर आया है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा है। तो वो उस ट्रेंड के क्या मायने हैं और 5वें चरण में वो नई प्रवृत्ति जो उभर रही है उसके क्या मायने निकाले जाएं। और तीसरा, अयोध्या जो हृदय स्थल है और जहां पर योगी आदित्यनाथ, वो कल वहां उनका एक बड़ा रोड शो हुआ, वो रात में अयोध्या में रुके और आज भी उनका कार्यक्रम है। तो वो दरअसल वहां जो है उसके क्या मायने हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और वो जो अयोध्या है, उस अयोध्या अगर केंद्र माना जाए तो उसका कितना असर पड़ेगा 5वें चरण की तमाम सीटों पर, जिसमें अयोध्या मंडल तो है ही है और उसके बाद में देवी पाटन मंडल भी है। आप ये समझिए कि जो गोरक्षपीठ का असर है वो आप कहिए कि देवी पाटन मंडल तक है। तो यहां पर क्या असर होगा, इन तमाम चीजों को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम उस बाराबंकी की बात करते हैं जिस बाराबंकी का समीकरण ये तय करेगा कि जो आगे के चरण है उसमें भाजपा कहां खड़ी मिलती है। देखिए, एक नैरेटिव गढ़ा गया और वो नैरेटिव जो है वो 4थे चरण से ही गढ़ा जाने लगा कि जातियां टूटी हैं। पहले, दूसरे, तीसरे इन चरणों में जो बात हुई थी तो वो तो पूरी तरह खारिज रही, क्योंकि मेरी जो बातचीत हुई उससे मैं समझा। और ये जो 4था और 5वां चरण है, आगे जो चरण होगा, असल में यहां तो मैं देख रहा हूं। यहां सिर्फ सूचना इकट्ठा नहीं हो रही, यहां मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं। और उस लिहाज से जब मैं गया तो मैंने ये पाया कि जो टूटन कही जा रही है, कम से कम आप ये कहिए कि गैर जाटों, और गैर जाटों में यहां पासियों की आबादी बहुत ज्यादा है। और अगर हम गैर यादव ओबीसी में कहें तो कुर्मियों की आबादी बहुत ज्यादा है। और ये जब आप कुर्मी की बात करते हैं तो बाराबंकी आप देख ही रहे हैं, उसके आगे आप निकलिएगा तो तकरीबन अब जहां चुनाव होने हैं उसमें आप महाराजगंज लीजिए, संत कबीर नगर लीजिए, मिर्जापुर, सोनभद्र ले लीजिए, और आप फिर जो है बस्ती ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए, ये तमाम सीटें और बाराबंकी हाई है। और फिर आप अंबेडकर नगर ले लीजिए जो अयोध्या मंडल में सीटें आती हैं, टांडा में ले लीजिए, तो यहां पर इनकी बड़ी अच्छी खासी आबादी है। तो जो इनका मत व्यवहार बाराबंकी में होगा उससे समझा जा सकता है कि आगे की सीटों पर इनका मत व्यवहार क्या होने वाला है। क्योंकि अगर इनका मोह भंग होगा तो यहां से वो दिखाई देने लगेगा। कई साथी ये कहते हैं कि एक तस्वीर से या एक सीट से क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। तो दरअसल जब पतीले में चावल पका है या नहीं, यह जानने के लिए एक ही चावल उठाया जाता है। अगर आप गांव देहात को जानते समझते हैं तो आप इस बात को आप लोग जानते होंगे। तो असल में यहां जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि ये जो बिरादरी है जिसे हम गैर जाटों में पासी कहते हैं, तो इनमें उस तरह की टूटन नहीं दिखती जिस तरह का एक नैरेटिव बना। हां, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक नाराजगी उपजी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई, उस रैली के बाद काफी कुछ चीजें बदली, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपकी राय इसमें भिन्न हो, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं इस चीज को देख रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर हम कुर्मियों की बात करें
तो दरअसल ये इलाका जो है बाराबंकी, जिसे आप कहिए कि बेनी प्रसाद वर्मा का एक जमाने में गढ़ हुआ करता था, और एक जमाने में ये सपा और बसपा का भी गढ़ हुआ करता था। लेकिन वो जमाना तब था जब नरेंद्र मोदी का उदय हिंदुस्तान की के राजनीतिक पटल पर नहीं हुआ था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का उदय हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर होता है तो ये तमाम जातियों का ताना बाना हिंदुत्व के धागे में बंध जाता है। और इस कारण आप 14 देखते हैं, 17 देखते हैं और 19 देखते हैं, उसमें वो टूटन नजर नहीं आता। और समाजवादी और बसपा गठबंधन के बाद भी भाजपा कम से कम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत लाती। सीट आप देखिए, मतलब 62 सीट मामूली बात नहीं है। 17 की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ये आपको बता रहे हैं कि वो जो धागे में गुथे थे, वो मैं ये नहीं देख पा रहा हूं कि उसमें कोई बहुत ज्यादा टूटन हो। और अगर यहां बहुत ज्यादा टूटन नहीं है तो ये टूटन आपको बहराइच में भी नहीं दिखाई पड़ेगी, बलरामपुर में भी नहीं दिखाई पड़ेगी, और तमाम वो इलाके 7वें चरण तक जहां चुनाव होने जा रहा है। एक बात तो ये। दूसरा, इसी 5वें चरण में आप देखिए कि महाराजा सुहेलदेव की जो प्रतिमा का शिलान्यास हुआ वो इसी 5वें चरण में बहराइच का है। और यही वह 5वां चरण है जिस 5वें चरण में ओवैसी आए थे। ये गाजी, जो गाजी का स्थान है, वहां पर जो कुछ करना था उनको आए थे। और उसी के बाद ओम प्रकाश राजभर और वो संकल्प भागीदारी मोर्चा टूटा। तो आप ये समझिए कि वो टूटा इसलिए क्योंकि उनके समाज का बड़ा दबाव उनके ऊपर पड़ गया था। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जब आप इस बिरादरी की बात करते हैं तो आप देखिए कि इस बिरादरी का प्रभाव बहराइच तक ही नहीं है, फिर इस बिरादरी का प्रभाव 7वें चरण में कई जगह देखने को मिलता है। तो वहां जो बाराबंकी में मेरी समझ में आया वो ये कि टूटन है, लेकिन उस टूटन हुई थी, उस टूटन को प्रधानमंत्री की रैली ने काफी हद तक प्रभावित किया। और जो हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने आज एक बड़ी अच्छी बात कही कि पश्चिम में शासन ने काम किया और पूरब में राशन काम करेगा। ये उनकी लाइन मुझे बड़ी सटीक लगी कि एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर लाभार्थी एक फैक्टर देखने को मिला, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब तो यहां जो मैं समझ पाया वो ये कि टूटन का जो नैरेटिव है वो उतना डिसेसिव नहीं है जितना उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। ये बात ठीक है कि अब जब हम आगे बढ़ेंगे इन 172 सीटों पर तो ये सपा बसपा का गढ़ रहा है, लेकिन उस गढ़ में अब इतना आप ये समझिए उलटफेर हो गया है कि वो उलटफेर अब वो भर पाएंगे ये कहना मुश्किल है। हां, कुछ पैच हैं जहां समाजवादी पार्टी का और बसपा का अपना एक आधार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उस पैच से जो लखनऊ की यात्रा है वो पूरी हो सकती है। वो पैच आप देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे बाराबंकी में सदर वाली सीट है, सदर वाली सीट पर ये इनका जो समीकरण है वो समीकरण बहुत बेहतर है। फिर बाराबंकी में ही जो गोप साहब वाली सीट है वहां पर भी उनका समीकरण बेहतर है, लेकिन अब वो समीकरण उसका जो उस समीकरण का जो मत व्यवहार है वो किस तरफ जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। अब जो यहां देखे हम, उससे आगे अगर हम पहुंचे अयोध्या, तो अयोध्या में जिस तरीके की घेराबंदी योगी आदित्यनाथ ने की है वो घेराबंदी ये बताती है कि वहां विपक्ष का किला ढहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस सीट को लेकर जो अयोध्या सदर की सीट है वो सीट जाहिर तौर पर नाक का सवाल है भाजपा के लिए भी, और वो इसलिए भी क्योंकि वहां इस तरीके का एक माहौल है कि संभवतः ये सीट कमजोर है अभी के लिए, और चूंकि वो कमजोर दिखी इसी कारण ऐसा जान पड़ता है कि वहां पर मुख्यमंत्री का रोड शो होता है, वो वहां 2 दिन से कैंप कर रहे हैं और उनके कैंप करने का असर उनके रोड शो में दिखता है। वो रोड शो वैसा ही था जैसा आपने झांसी में देखा, उसी तरह का रोड शो था वो, एकदम भव्य रोड शो।
वो रोड शो ये बता रहा है कि दरअसल किस तरह का जनसैलाब उमड़ा और जो भी परिस्थितियां रही हो उन परिस्थितियों ने बदलाव जरूर आया। और अब वो कितना बदलाव आया ये तो 10 मार्च का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन वो जो सेंटर है वो सेंटर ना सिर्फ अयोध्या की सीटों, अयोध्या मंडल में कहूं, सिर्फ अयोध्या सदर नहीं बल्कि इस मंडल की सीटों में बड़ा उलटफेर करेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि वो जो भीड़ है वो उस भीड़ का जो प्रत्यक्षदर्शी है आप उससे पूछिए कि, और वो उत्साह और वो आप ये कहिए कि रामलला का उद्घोष, और वहां पर तो काफी करीने से भाजपा तैयारी कर रही है अयोध्या मंडल में, मैं ये कहूं, और उस सदर की सीट के लिए जिस तरह से घर घर जाकर साधु संत मिल रहे हैं और आप ये समझिए कि घर घर तक प्रसाद पहुंचाया जा रहा है, इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। तो ये इसका बड़ा असर पड़ेगा। और वो जो असर है वो फिर मैं कह रहा हूं वो सिर्फ वहां तक नहीं, वो देवीपाटन मंडल तक जाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो नई चीज देखने में आ रही है वो आप देखिए समाजवादी पार्टी का ट्रेंड। पहले 5 चरण में, पहले 4 चरण में, अब ये 5वें से शुरू होगा। पहले 4 चरण में आपने नहीं देखा कि डिंपल यादव चुनाव प्रचार में उतरी हो या जया बच्चन चुनाव प्रचार में उतरी हो। अब ये जो 5वां चरण होने जा रहा है उस चरण में, उस चरण के ठीक पहले या उस चरण के प्रचार के लिए डिंपल यादव भी मैदान में आती हैं और जया बच्चन भी मैदान में आती हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि ये जो आधी आबादी है उस आधी आबादी ने अपने मत व्यवहार में कमल के फूल को चुना है। और यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है और उस स्ट्रेटेजी में उतारा गया है डिंपल यादव को और जया बच्चन को, ताकि वो जो आधी आबादी की वोटर हैं, महिलाएं हैं, उनको, उस आधी आबादी को मोबिलाइज किया जाए। और ये संकेत जो है ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पहले 4 चरणों में आधी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में गया होगा। अगर नहीं गया होता तो इस तरह की कवायद की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहले 4 चरण में इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। अब जब उठाया जा रहा है 5वें चरण के ठीक पहले, तो जाहिर तौर पर यह इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जो भाजपा कह रही थी, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे और जो बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, असल में चुनाव उसी दिशा में जा रहा है और भाजपा बड़ा उलटफेर कर रही है। इसी वजह से अब उनको प्रचार के मैदान में उतारा गया है। ये जो 2-3 बातें हुई जो मैं देख रहा हूं, ये साझा करना जरूरी रहा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जो चुनाव होगा उस चुनाव में जाहिर तौर पर सपा और बसपा इन 3 चरणों में वो पारंपरिक रूप से बड़े मजबूत रहे, लेकिन फिर वही ये इनकी मजबूती 2014 के बाद खत्म हो गई। इसी वजह से अब फिर से एक घेराबंदी करने की कवायद हुई और एक नैरेटिव गढ़ा गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कम से कम 5वें चरण में कि वो नैरेटिव सफल होता दिख रहा है। बाकी 6वें में क्या नैरेटिव होगा, 7वें में क्या नैरेटिव होगा और वो नैरेटिव कितना काम करेगा, वो उन सब चीजों के साथ मतांतर पर हम लोग हाजिर होंगे और आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।